नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। देश के 13 राज्यों को नए राज्यपाल मिल गए हैं, जिसमें 7 राज्यपालों के ट्रांसफर किए गए हैं और 6 नए राज्यपाल बनाए गए हैं। संविधान कहता है कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है जो राज्यों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। लेकिन अब जब मोदी सरकार ने एक बार में 13 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की, तो इस पर राजनीतिक बहस शुरू हो गई। विपक्ष कह रहा है कि कई राज्यपालों को पद तोहफे के तौर पर दिया गया है, तो कोई कह रहा है कि यह ट्रांसफर पोस्टिंग 2024 की तैयारी है। तो कई मानते हैं कि इस कदम के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कई आंतरिक चुनौतियों, टकराव और बगावत को पनपने से पहले ही उखाड़कर खत्म कर दिया है। लेकिन यह तो रही आरोपों की बात, इसीलिए इस मुद्दे को समझना और भी जरूरी हो जाता है कि सरकार के इस मूव का मतलब क्या है, इसकी टाइमिंग को लेकर समीकरण क्या कहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि भारत का संविधान राज्यपालों की नियुक्ति ट्रांसफर को लेकर क्या कहता है। इस देश का मालिक तो इस देश का जनता है। जो जनता फैसला करेगा वो सबको मानना पड़ेगा। हम अपने मर्जी से चुन के आया नहीं है, जनता ने हमको भेजा है। आप 60 साल से ज्यादा आपने इस देश को चलाया है, आपको मौका दिया है। आज आपको अगर जनता मौका नहीं दे रहे हैं तो उसका नाराज हम पे क्यों हो रहे हैं? देश में आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश के कानून मंत्री को इतना कड़ा बयान देना पड़ा? तो इसका जवाब है, देश के 13 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। 7 राज्यपालों के राज्यपाल बदल दिए गए, 6 नए राज्यपालों को गवर्नर बनाया गया। देखा जाए तो ये सरकार या कहें कि राष्ट्रपति का रूटीन काम है। उनका अधिकार है कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर देश के किसी भी राज्य में राज्यपाल का ट्रांसफर या फिर उसकी पोस्टिंग कर सकता है। तो फिर इसमें विपक्ष को विवाद करने की जरूरत क्यों पड़ने लगी, जबकि राज्यपाल तो भारत के संविधान के अनुसार एक संवैधानिक पद है। तो इसके जवाब में आपको बता दें कि इस विवाद के पीछे विपक्ष की सोच ये कहती है कि सरकार ने 2024 के चुनाव को देखते हुए ये कदम उठाया है। 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, इसलिए चुनावी राज्यों में बदलाव किया गया। यूपी को साधने के लिए 6 राज्यपाल यूपी से बनाए गए। पूर्व जज को राम मंदिर केस में फैसले के लिए लाभ दिया गया। विपक्ष के ये आरोप क्या वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं? क्या ये पोस्टिंग संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं की गई है? तो इसका विश्लेषण जरूरी है, जिससे आपको पूरा सच दिखाया जा सके। यह सच है कि देश में 2023 के बाकी बचे महीनों में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। त्रिपुरा का चुनाव तो सामने ही है, लेकिन सभी राज्यों के राज्यपालों को नहीं बदला गया। त्रिपुरा में चुनाव फरवरी में ही है, लेकिन राज्यपाल नहीं बदले गए। मिजोरम में चुनाव है, लेकिन राज्यपाल नहीं बदले गए। मध्य प्रदेश में चुनाव है, लेकिन राज्यपाल नहीं बदले गए। राजस्थान में चुनाव है, लेकिन राज्यपाल नहीं बदले गए। कर्नाटक में चुनाव है, लेकिन राज्यपाल नहीं बदले गए। तेलंगाना में चुनाव है, लेकिन राज्यपाल नहीं बदले गए। यानी कि 9 राज्यों में 2023 में चुनाव होने हैं, जिनमें से केवल 3 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति नई है। ऐसे में इस नियुक्ति को चुनावी लाभ वाला आखिर कैसे कहा जा सकता है? मुझे लगता है कि कुछ जो भी नेतृत्व ने दायित्व दिया है, महामहिम राष्ट्रपति जी ने जिस प्रकार से निर्णय लिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, माननीय गृह मंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, मैं इस बात को मान करके चलता हूं कि एक कार्यकर्ता के नाते जो भी मेरे को काम सौंपा जाएगा उसको मैं करूंगा। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। तो महाराष्ट्र में पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था, जिसकी वजह से वहां नई नियुक्ति होनी ही थी, जो कि की गई है। लेकिन इसके बाद भी विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार ने राज्यपालों की नियुक्ति में सोशल इंजीनियरिंग के तत्वों को ध्यान में रखते हुए 2024 की नई राह तलाशने के लिए यह कदम उठाया है। शिव प्रताप शुक्ला के जरिए ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की गई है। एलपी आचार्य के जरिए अनुसूचित जनजाति पर दांव खेला गया है। ओबीसी से आने वाले फागू चौहान को मणिपुर भेजा गया है। तीनों के जरिए
उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की 26 सीटों को साधने की कोशिश की गई। अगर पूर्वांचल की बात करें तो उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से आने वाले 7 राज्यपाल राज्यों में नियुक्त हैं, जिनकी संख्या इससे पहले 5 थी। अब विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से ही लोकसभा का रास्ता निकलता है, जिसे पिछले दोनों चुनावों में बीजेपी ने सच करके भी दिखाया। ऐसे में यूपी में 8% ब्राह्मण हैं और मोदी सरकार ने शिव प्रताप शुक्ल, कलराज मिश्र और बीडी मिश्रा के जरिए इसी वोट को साधने की कोशिश की है। राज्यपालों की नियुक्ति को लेकर इतिहास में राजनीति करने के आरोप केंद्र सरकार पर पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन संविधान कहता है कि राज्यपाल राज्यों में राष्ट्रपति का नुमाइंदा होता है। राज्य सरकार का मंत्रिपरिषद राज्यपाल के नाम पर ही शासन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो जिन 13 राज्यपालों की नियुक्ति की गई है उसमें से एक नाम राजस्थान से आने वाले गुलाब चंद कटारिया भी हैं। गुलाब चंद कटारिया के जरिए बीजेपी ने अपने आंतरिक तंत्र को मजबूत किया है, इसमें कोई शक नहीं है। गुलाब चंद कटारिया राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उनको असम का नया राज्यपाल बना दिया गया है। कटारिया को राज्यपाल बनाकर राजस्थान बीजेपी में जनरेशन शिफ्ट की शुरुआत कर दी गई है। इसे नई पीढ़ी के नेताओं को आगे बढ़ाने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी ने मुझे जब भी जो भी जिम्मेदारी दी, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं और आज भी कर रहा हूं। जैसा उन्होंने मुझे काम दिया, मैंने उस काम को अच्छी तरह से मेहनत से करने का प्रयास किया और उन्होंने भी मुझे बहुत बार 11 बार मुझे टिकट देकर के चुनाव लड़ने का मौका दिया। ये कोई भाग्यशाली कोई मिलता है। पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेदारी दी है, मैंने उसको पूरी क्षमता से पूरा करने का प्रयास किया है और यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी ने और मेरी पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं वहाँ काम करूँ, तो मैं निश्चित रूप से उनकी आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा और काम को अच्छी तरह से उस शुचिता के साथ और बिना पक्षपात के करने का प्रयास करूँगा। और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर को मोदी सरकार ने राज्यपाल बनाया तो विपक्ष ने बवाल करना शुरू कर दिया। क्योंकि इसकी वजह क्या है ये समझिए आप। जस्टिस एस अब्दुल नजीर राम मंदिर केस में जज रहे थे, नोटबंदी केस की उन्होंने सुनवाई की थी, ट्रिपल तलाक केस में भी वो जज रहे और ये तीनों मामले सरकार के पक्ष में आए। और इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि देश की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को उनके पुराने फैसलों के देने का लाभ सरकार ने राज्यपाल बनाकर दिया है। एक योग्य व्यक्ति हैं जस्टिस नजीर साहब, उन्होंने जो जजमेंट्स दी हैं उनकी जजमेंट्स के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इसको जजमेंट की उनकी जजमेंट के साथ जोड़ना मैं समझता हूं ये एक गलत प्रक्रिया होगी। अगर वो योग्य व्यक्ति हैं और सरकार ने उनको नियुक्त करने का फैसला लिया है तो उस फैसले को हाँ, लेकिन रिटायर्ड जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर नियुक्ति, इसको लेकर के इवन जो पहले सरकार में रहे हैं, आज नहीं है, अरुण जेटली जी, उन्होंने भी एक बार फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर ये बात कही थी कि अगर इस तरह की अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो ये कहीं ना कहीं जो आने वाले जजेस हैं, जो रिटायर होने वाले जजेस हैं, उनकी जजमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं, बिकॉज दे ऑल्सो लुक फॉर पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स। आजकल का दौर है, लोग इस तरीके से बात को जो है राजनीति में आकर के नई नई बातों को उछाला करते हैं। हम लोगों को एक सलाह देते हैं कि बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि की बातों को लोग जो है उससे राजनीति लोग ना करें, उसको अब ना उछालें, इसलिए कि कोर्ट के ऊपर सवाल जो है करना या उसका जो है उस पर कोई निशान लगाना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, संविधान का सम्मान करता है मुसलमान, हम भी सम्मान करते हैं। हमें चाहते हैं कि कोर्ट पे कोई सवाल ना कर जो है उठावे, इससे देश का जो है माहौल गड़बड़ जो है हो सकता है। इसलिए कि जब एक बार जो है मुसलमान जो है कोर्ट का जो है सम्मान कर चुका है, फैसला मान चुका है, अब इस बातों को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। हमें चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिल के रहें और संविधान का सम्मान जैसे करते हैं उसे करते रहें। उस कदम को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन इतिहास कहता है कि देश में ऐसे बहुत से पूर्व जज रहे हैं जिनको राज्यपाल बनाया गया है। ऐसे में विपक्ष जस्टिस एस अब्दुल नजीर की नियुक्ति को गैर वाजिब कैसे बता सकता है, और अगर विपक्ष ऐसा करता है तो ये संविधान का अपमान होगा।
संविधान में लिखा है क्या कि कोई भी जज जो रिटायरमेंट के बाद वो गवर्नर नहीं बन सकता है? और कांग्रेस ने स्वयं फातिमा बीबी को, और वो जब रिटायर की सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, तो उनको तमिलनाडु का गवर्नर जो अपॉइंट किया गया था। और इतना ही नहीं तो जस्टिस पी सतशिवम, उनको भी नियुक्ति की गई थी। तो ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे कांग्रेस के ज़माने में जब रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट किया गया है। इसलिए ये कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो संविधान विरोधी हो या नियम विरोधी हो। इसलिए अगर ये उनको नियुक्त किया गया तो उनके तो जजमेंट्स कई बार पक्ष में भी रहे, विपक्ष में भी रहे हैं। तो अब विपक्ष भले ही राज्यपालों की नियुक्ति पर विवाद कर रहा हो, लेकिन मोदी सरकार में कोई पहली बार नहीं है कि इतने राज्यों के राज्यपालों का एक साथ बदलाव किया गया हो। 2021 में कैबिनेट विस्तार से ठीक एक दिन पहले तमाम अटकलों के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की थी। केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल, वहीं हरि बाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तब 8 राज्यपालों की एक साथ ये सबसे बड़ी नियुक्ति थी। और इसी सरकार ने अगस्त 2018 में भी एक साथ 7 राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया था। और अब बात करते हैं मां के दूध के कर्ज की। हमने हर किसी ने कभी ना कभी तो ये कहा ही होगा कि मां का दूध पिया है तो बाहर निकल। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र की फिल्मों का ये हिट डायलॉग रहा है। लेकिन अब बच्चों के लिए वरदान माने जाने वाले मां के दूध पर मार्केटिंग कंपनियों के ग्रहण का साया लग गया है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य नियामक संस्था WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लैंसेट में छपी एक रिसर्च के जरिए सावधान किया है। WHO ने कहा है कि बेबी फूड यानी फॉर्मूला मिल्क बनाने वाली कंपनियां मार्केटिंग का सहारा लेकर स्तनपान कराने से महिलाओं को रोक रही हैं और फॉर्मूला मिल्क यानी बच्चों के पाउडर वाले दूध के फायदे गिनाकर भ्रम फैला रही है। इस प्रैक्टिस को रोके जाने की जरूरत है। WHO ने चेतावनी भी दी है कि नियमों के मुताबिक 6 महीने तक बच्चों को केवल मां का दूध ही दिया जाना चाहिए। नवजात बच्चों को कुछ और नहीं दिया जाना चाहिए। आधे बच्चों के मामले में ऐसा नहीं होता। जन्म लेने के पहले घंटे में ही मां का दूध पिलाया जाना चाहिए। 50% मामलों में ही ऐसा नहीं हो पाता है। नवजात बच्चे के लिए मां का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। ये लाइन सरकार ने कितनी बार और कई तरीकों से बेचने की कोशिश की, लेकिन इस पर डिब्बा बंद दूध बेचने वालों की मार्केटिंग भारी पड़ रही है। WHO और लैंसेट ने अपनी रिपोर्ट में ये खुलासा किया है। नवजात बच्चे के लिए स्तनपान बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम बच्चे को कुछ और दे। कुछ कंडीशंस होती हैं जहां बच्चे को फार्मूला फीड या कुछ और देना होता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है स्तनपान देना, क्योंकि इस जो ब्रेस्ट मिल्क होता है इसमें बहुत सारे पोषण तत्व होते हैं जो हमें आर्टिफिशियल कहीं से मिल नहीं सकते हैं। दिमाग का विकास होने के लिए या बच्चे में प्रतिरोधी क्षमता डेवलप करने के लिए तो ये मदर मिल्क में ही होता है। बाहर से आर्टिफिशियली बहुत मुश्किल होता है उस जैसा देना। तो डॉक्टर की बात आपने सुन ली। और वहीं बच्चों को मां के दूध से दूर रखने की साजिश रची है मार्केटिंग कंपनियों ने, जिससे वो बाजार में अपने फॉर्मूला मिल्क को बेच सके। फॉर्मूला मिल्क को ब्रेस्ट मिल्क का विकल्प माना जाता है। दुनिया भर में फॉर्मूला मिल्क का बाजार $55 बिलियन से बड़ा है। भारतीय करेंसी में करीब 41 खरब रुपए का ये पूरा कारोबार है। फॉर्मूला मिल्क गाय के दूध को प्रोसेस करके बनाया जाता है, जिससे बच्चे की किडनी उसे पचा सके। डिब्बा बंद पाउडर वाला ये दूध ब्रेस्ट मिल्क का विकल्प माना जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स की राय में ऐसा केवल इमरजेंसी में ही किया जाना चाहिए। मां का दूध बच्चे का पेट भरता है और उसे पोषण देता है, लेकिन साथ में उसकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है, ताकि बच्चा गर्भ के बाहर आने के बाद इस वातावरण में मौजूद तमाम बैक्टीरिया वायरस से लड़ सके और खुद को सुरक्षित रख सके। गर्भ के अंदर का वातावरण बच्चे के लिए पूरी तरह सुरक्षित होता है और बच्चे का शरीर उस कंफर्ट जोन का आदी हो चुका होता है। ऐसे में मां का दूध उसे बाहर के माहौल में रहने की ताकत देता है।
लेकिन फॉर्मूला दूध पीने से शिशु को गैस और कब्ज की शिकायत होने की आशंका रहती है। अब WHO और यूनिसेफ कई देशों की सरकारों, हेल्थ केयर वर्कर और बेबी फूड इंडस्ट्री से इस मार्केटिंग पर लगाम लगाने की अपील की जा रही है। इसी वजह से 8,500 माता पिता के इंटरव्यू और 300 हेल्थ केयर वर्कर्स के इंटरव्यू के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। बांग्लादेश, मेक्सिको, मोरक्को, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, चीन, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम, इन 8 देशों में यह सर्वे तैयार किया गया है, जिसमें पाया गया कि यूके में 84% माताएं फॉर्मूला मिल्क के बारे में जानती हैं। चीन में 97% माताएं फॉर्मूला मिल्क के बारे में जानती हैं। वहीं वियतनाम की अगर बात की जाए तो वहां पर 92% माताएं फॉर्मूला मिल्क के बारे में जानती हैं। इन सभी माताओं ने बताया है कि उनको फॉर्मूला मिल्क की और उसके ब्रांड की जानकारी हेल्थ वर्कर्स से मिली है। लेकिन बांग्लादेश में 98% माताओं ने माना है कि स्तनपान ही बच्चों के लिए सबसे अच्छा है। जितनी भी साइंस है, जितने भी अध्ययन किए गए हैं, सब ये बिल्कुल क्लियरली दर्शाते हैं कि छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध ही दुनिया में सबसे बेस्ट आहार है। इसके अलावा किसी तरीके का भी आहार, चाहे वो गाय का दूध हो, चाहे भैंस का दूध हो, चाहे वो पाउडर दूध हो, वो सब बच्चों को उतनी एनर्जी, उतनी इम्यूनिटी नहीं दे पाता है, ना ही उससे ब्रेन ग्रोथ उतनी अच्छी हो पाती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बच्चों के लिए माँ का दूध ही न सिर्फ बेस्ट आहार है, बिल्कुल कंपलसरी है, और जहाँ तक हो पाए सब बच्चों को माँ का ही दूध देना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा दूध नहीं देना। तो स्तनपान को बच्चे की पहली वैक्सीन कहा जाता है। इसमें मौजूद तत्व बच्चे को जन्म के समय की कई बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। अगर माँ बच्चे को नियमित ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो माँ को भविष्य में डायबिटीज, मोटापे और कैंसर का खतरा कम रहता है। लेकिन इन सब फायदों के बावजूद केवल 44% बच्चों को 6 महीने की उम्र तक स्तनपान नसीब हो पाता है। पिछले 2 दशक में स्तनपान तो नहीं बढ़ा, लेकिन इसी वक्त में फॉर्मूला मिल्क की सेल 2 गुने से ज्यादा बढ़ गई। WHO के मुताबिक फॉर्मूला मिल्क के नाजायज प्रमोशन को रोकने के लिए कानून बनाए जाने चाहिए और उन्हें कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने वाले काम करने चाहिए। इसके लिए मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव का वक्त बढ़ाने की जरूरत हो तो उसे भी बढ़ाया जाए। डॉक्टर्स को ऐसे प्रमोशन लेने से मना किया जाए। तो फॉर्मूला मिल्क को बेचने की वकालत करते हैं जो बच्चे माँ के दूध की जगह फॉर्मूला मिल्क पीते हैं, वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वीक होते हैं। बच्चे को फॉर्मूले दूध से डायरिया हो सकता है। तो ये क्या क्या खतरे हो सकते हैं जब आप पाउडर मिल्क का सेवन करते हैं, वो अपने बच्चे को देते हैं, वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बच्चे मोटापे के शिकार हो सकते हैं। बच्चों के दांतों के विकास में परेशानी आ सकती है। बच्चों का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ सकता है। ऐसे में अगर आपको भी अपने बच्चे का समुचित विकास चाहिए तो अपने 6 महीने तक के बच्चे को केवल और केवल स्तनपान ही कराना चाहिए। तो बहुत से ऐसे आकर्षक जो एड्स अगर आप देखते हैं तो उनसे दूर रहिए और स्तनपान होना चाहिए और बच्चे को मां का दूध ही मिलना चाहिए।